हेलो गाइस, दिस इज़ योर इंग्लिश वाला मास्टर। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपने हमारा पिछला जो वोकैबुलरी क्विज नंबर 1 है उसको खूब एंजॉय किया होगा, उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और आपको जैसा पता ही है कि मैं आपके लिए हर वीक लेकर आता हूँ कुछ नए वर्ड्स का कलेक्शन, कुछ नए ग्रामेटिकल रूल्स का भी कलेक्शन, और वो भी सब क्विज़ के रूप में। तो चलिए, क्विज़ खेलने में तो मज़ा आता ही है। तो आज भी हम एक वोकैबुलरी क्विज 2 खेलेंगे और इस क्विज़ के रूल बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला रूल तो यही है कि भाई जो भी आपका आंसर हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और दूसरा रूल ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में संशय या संदेह या डाउट है तो ज़रूर उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और तीसरा तो बिल्कुल ही बहुत सिंपल रूल है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में, क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक टाइमर चलता हुआ दिखाई देगा। उस टाइमर को आपको फॉलो करना है। 40 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। इसी में मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ के दूंगा और आपको हिंट भी बताऊंगा, आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं? तो गाइस लेट्स प्ले। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है और साथ ही साथ टाइमर भी चलेगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। टाइमर ऑन हो चुका है। द मैन ऑन ए हॉर्स इज सिटिंग। और आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें एक आदमी घोड़े पर बैठा हुआ है। आपको बताना है कि इसकी जो पोजीशन है जिसमें दोनों टांगे घोड़े के उस एक अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, उसके लिए क्या एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज़ किया जा सकता है। तो ऑप्शंस हैं ए अलोंग, बी एस्ट्राइड, सी अक्रॉस, डी अबाउ। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट बहुत सिंपल है। अबाउ तो नहीं लिख सकते क्योंकि अबाउ जो होता है उसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं और ये आदमी तो टच करके घोड़े को बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? और ये टाइमर ख़त्म होने जा रहा है और टाइमर ख़त्म हो चुका है। तो एक बार सभी इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइस, इसके लिए राइट वर्ड होगा बी, एस्ट्राइड। जब हम किसी व्हीकल के ऊपर या किसी भी एनिमल के ऊपर जब दोनों तरफ टांगे लटका कर बैठते हैं तो उसके लिए एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज़ होता है, वो होता है एस्ट्राइड। तो इसका राइट आंसर है एस्ट्राइड। तो एक बार मैडम जी से पूछ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं भाई मैडम जी से। मैडम जी कहीं कुछ गलत या सही ना कर दें उसको। तो चलो मैडम जी से पूछते हैं। मैडम जी भी यही कह रही हैं कि बी, एस्ट्राइड सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? टाइमर ऑन है। विच ऑफ दीज इज नॉट द सिनोनिम ऑफ आउनिंग। आउनिंग एक वर्ड है, इसका कौन सा वर्ड इसमें से सिनोनिम नहीं है? तो आप पहले ये देखिए कि कौन से 3 वर्ड्स आपको एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कवर, पाल, वेल या एब्सोल्यूट। तो कौन सा आपको सही लग रहा है? आउनिंग का मतलब होता है कवर से ही। तो आप इसमें फटाफट ढूंढिए कि कौन से 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपस में एक दूसरे जैसे दिखते हैं, यानी कवर का ही मीनिंग कन्वे करते हैं। कवर, पॉल, वेल, क्या ये हैं? या कवर, पॉल और एब्सोल्यूट? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 6 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड और ये आपका टाइमर ओवर। टाइम समय खत्म हुई आपकी समय सीमा। तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। जैसा मैंने आपको हिंट दिया था कि आउनिंग जो वर्ड है ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है कवर से। तो कवर, पॉल और वेल ये तीनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड हैं। इसलिए ए, बी और सी ये हैं सिनोनिम आउनिंग के, और डी ये जो वर्ड है एब्सोल्यूट, ये इसका सिनोनिम नहीं है। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी, एब्सोल्यूट। तो एक बार मैडम जी से भी पूछ लेते हैं। मैडम जी क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही, मैडम जी भी कह रही हैं कि एब्सोल्यूट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। टाइमर ऑन हो चुका है। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ। अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ का कौन सा करेक्ट मीनिंग है? अंडर द कवर ऑफ, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, अंडर द पर्टिकुलर क्लास, अंडर द स्मेल ऑफ। अब इसमें आप वर्ड देखिए, स्पाइसेस दिख रहा है। तो स्पाइसेस का क्या मतलब? स्मेल हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, स्पीसीज हो सकता है। अंडर द पर्टिकुलर क्लास क्या ऑप्शंस हो सकता है? क्या सी और डी इसके आंसर हैं, या अंडर द कवर ऑफ इसका आंसर हो सकता है, या अंडर द पैट्रोनेज ऑफ? जल्दी जल्दी बताइए। 5 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और समय सीमा आपकी खत्म हुई। तो इसका राइट आंसर है
अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ। जो लोग एंकर्स हैं वो इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी टू वर्क अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, उसकी जगह टू वी आर वेरी हैप्पी टू वर्क अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ। ऑस्पिसेस ऑफ और अंडर द पैट्रोनेज ऑफ दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं, मैडम जी से कंफर्म कर लेते हैं, मैडम जी का डिसीजन फाइनल होगा। तो मैडम जी क्या कह रही हैं? ओ मैडम जी कह रही हैं बिल्कुल सही आंसर देता जी, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं आपके स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, टाइमर ऑन है। विच ऑफ दिस इज द एंटोनिम ऑफ ऑथोरिटेरियन? ऑथोरिटेरियन ये ऑथोरिटी से मिलता जुलता वर्ड है। तो देखिए इसका ऑथोरिटी मतलब जिसमें पूरी तरह से निरंकुशता हो, तो ऑथोरिटेरियन उसका आपको उल्टा ढूंढना है, डेमोक्रेटिक, डेस्पोटिक, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटर। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको पहले ही आंसर मिल गया होगा। ऑथोरिटी से बना है, ऑथोरिटी मीन्स अपनी ऑथोरिटी दिखाना, निरंकुशता दिखाना। ऑथोरिटेरियन, ही इज ऑफ ऑथोरिटेरियन बिहेवियर। डेमोक्रेटिक, डिस्पाइट, ध्यान रहे एंटोनिम ढूंढना है, सिनोनिम नहीं ढूंढना है। तो 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड और ये आपकी समय सीमा हुई खत्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सही, ए डेमोक्रेटिक इसका राइट आंसर है। ये ऑथोरिटेरियन का अपोजिट वर्ड है। ये वर्ड जो है ऑथोरिटेरियन, ये ऑथोरिटी से बना है। ऑथोरिटी का मतलब अपनी पूरी ऑथोरिटी का यूज़ करना, और अपनी पूरी ऑथोरिटी का यूज़ करते करते दूसरों के बारे में नहीं सोचना, तो वो हो जाता है ऑथोरिटेरियन। और ऑथोरिटेरियन का अपोजिट होता है डेमोक्रेटिक, जो अपनी ऑथोरिटी का यूज़ करते हुए डेमोक्रेटिक सिस्टम के में काम करता है, दूसरों के विचारों को इंपॉर्टेंस देके काम करता है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक पर्सन। तो ये आपका ए जो है इसका एंटोनिम है। तो फाइनल कंफर्मेशन तो किसकी तरफ से आएगा? फाइनल कंफर्मेशन तो मैडम जी की तरफ से आएगा ना भाई। तो मैडम जी प्रकट होइए। यस, मैडम जी ने बिल्कुल हमारे आंसर को अप्रूव कर दिया है, डेमोक्रेटिक इज द राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथिस्ट इज ए पर्सन। एथिस्ट कौन सा पर्सन होता है? सुना होगा, हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हु पार्शियली बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हु बिलीव्स इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो एक्टिविटीज हमारे यहाँ नॉर्मल एक्टिविटीज से अलग होती हैं उसे कहते हैं पैरानॉर्मल। बुद्धा एक्टिविटीज उनको कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। तो क्या उन पर विश्वास करने वाला पर्सन एथीस्ट होता है? मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एथिस्ट और थीस्ट आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। तो थीस्ट कौन होता है और एथिस्ट कौन होता है? तो सी और डी तो इसके आंसर नहीं है, फटाफट दीजिए। आइदर वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। टाइमर खत्म, टाइम समय सीमा समाप्त हुई। इसका राइट आंसर है वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे हम एथीस्ट कहते हैं, जो विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं। इसमें से एक को हटा दीजिए, थीस्ट बन जाएगा और वो हो जाएगा वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और जो बिलीव नहीं करता है उसे हम एथीस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट जल्दी से। ओहो मैडम जी पहले आ गई। मैडम जी ने कहा मुझसे तो पूछा ही नहीं। यस, मैडम जी ने कंफर्म कर दिया है कि हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रल। ये एस्ट्रल जो वर्ड है किससे रिलेटेड है? स्ट्रॉ से रिलेटेड है, स्ट्रे डॉग्स से रिलेटेड है, स्टार्स से रिलेटेड है, या स्ट्रेंथ से रिलेटेड है? अब अगर आप वर्ड को देखें तो वर्ड में STRA दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से देखो ए भी सही लग रहा है, स्ट्रे डॉग्स भी लग रहा है, स्टार्स भी लग रहा है, स्ट्रेन भी लग रहा है। ये सभी वर्ड्स सही दिखाई दे रहे हैं। तो जिन्होंने भी साइंस को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है उनको फटाफट पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जी फटाफट आंसर दीजिए, ये आपके लिए बहुत सिंपल है। जल्दी जल्दी 6 5 4 3 2 और 1 और आपकी समय सीमा समाप्त। तो इसका राइट आंसर है सी, स्टार्स। मैंने आपको साइंस का नाम लिया था कि जिसने भी साइंस को पढ़ा है वो उसका आंसर दे सकता है। तो भैया साइंस से संबंधित तो यही वर्ड था ना, सी, स्टार्स। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो सकता था। मैडम जी प्रकट होइए। मैडम जी क्या लगता है आपको ये ऑप्शन सही है क्या? जी हाँ, मैडम जी ने अप्रूव कर दिया है हमारा आंसर। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ फटाफट। विच ईडियम इज द सिनोनिम ऑफ बीइंग एंग्री और एक्साइटेड? यदि कोई व्यक्ति एंग्री, यदि कोई ग्रुप बहुत ज़्यादा नाराज हो जाए, एक्साइटेड हो जाए किसी चीज़ के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? टू गो बनाना, अ केक वॉक, टू ईट क्रो, टू हिट द हे। तो मैं इसमें से आपको 2 ईडियम की मीनिंग बता सकता हूँ। एक केक वॉक का मतलब होता है बहुत आसान काम, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। टू हिट द हे का मतलब होता है टू गो टू बैड,
उसके लिए इस ईडियम का यूज़ किया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी और डी ये तो पहले ही खट गए। ओहो, टू गो बनाना या टू ईट क्रो, कौन सा करेक्ट आंसर है? ये लीजिए, आपका समय हो चुका है समाप्त। और अब जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो टू ईट क्रो का मतलब होता है कि किसी गलती को ज़बरदस्ती स्वीकार करना, उसे कहते हैं टू ईट क्रो। और टू गो बनाना का मतलब होता है टू बिकम एंग्री एंड एक्साइटेड। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो जल्दी फटाफट मैडम जी के पास चलते हैं। मैडम जी अप्रूव करेंगी आंसर को? जी हाँ, मैडम जी ने अप्रूव कर दिया है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द मीनिंग ऑफ द ईडियम अ वाइल्ड गूस चेस। इस ईडियम का क्या मतलब होता है? वाइल्ड गूस चेस, यूजफुल एफर्ट, यूजलेस एफर्ट, काइंड एफर्ट, क्रूअल एफर्ट। ओहो, वाइल्ड गूस चेस। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इसमें कि ये जो यूज़ वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं यही इनमें से इन दोनों में से किसी एक को उसका आंसर बनाया जा सकता है। काइंड एफर्ट और क्रूअल एफर्ट इसके आंसर नहीं हैं। तो वाइल्ड क्या यूज़फुल होता है कि यूज़लेस होता है? वाइल्ड गूस चेस, वाइल्ड गूस का चेस करना, कि दोनों में से कौन सा सही? ओहो हो, अपना हमारा तो ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए इसको फटाफट पढ़ते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द ईडियम अ वाइल्ड गूस चेस। थोड़ा सा स्क्रीन इधर उधर हो गया, इसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 8 में गड़बड़ हो गई है। आपको और एक्स्ट्रा समय मिल गया है, तो फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने आपको हिंट पहले ही दे दिया है कि या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है या फिर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। हालांकि आप कहीं वाइल्ड को क्रूअल से जोड़ दें तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही लग सकता है, लेकिन मैंने आपको नहीं फंसने दिया उस तरफ और ऑप्शन नंबर सी और डी को पहले ही हटा दिया है। अब या तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है या ऑप्शन नंबर बी आंसर है, और ये आपका टाइमर ओवर हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूजलेस एफर्ट। तो इस इडियम का अधिकतर यूज़ कहाँ किया जाता है? जब हम किसी चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और लास्ट में हमें कुछ नहीं मिलता है, तो वो कहलाता है अ वाइल्ड गूस चेस। जैसे फॉर एग्जांपल, ही चेंज्ड मैनी प्रोफेशंस, उसने बहुत सारे प्रोफेशंस चेंज किए, बट एट लास्ट ऑल प्रूव्ड अ वाइल्ड गूस चेस, और सारे के सारे यूजलेस एफर्ट साबित हुए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाने को तैयार हैं। ओहो, मैडम जी आ गई, बोले मुझसे तो पूछा नहीं। तो मैडम जी ने बोल दिया है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, यूजलेस एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। ये सबसे मुश्किल टास्क लगता है, इसमें सारी स्पेलिंग्स करेक्ट लगती हैं। एट्रोशियस की स्पेलिंग दिखाई दे रही है, ये अथॉरिटी की स्पेलिंग दिखाई दे रही है, ये ऑडिबल की स्पेलिंग दिखाई दे रही है, और ये अटायर की स्पेलिंग दिखाई दे रही है। तो ऑडिबल की स्पेलिंग तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट ढूंढनी है। ध्यान रखिए, ऑडिबल की करेक्ट स्पेलिंग होती है AUDI होता है, यहाँ पर ई की जगह ई नहीं होता है, ऑडिबल। तो ऑप्शन नंबर डी पहले ही हट गया है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में AUTHORITY होगा, AUTHARITY नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों में से एक सही आंसर है, और ये आपका टाइमर हो गया खत्म। तो मैं आपको बता दूं, इसमें करेक्ट आंसर है बी, अटायर। अटायर यानी क्लोथ्स को कहते हैं, कपड़ों को कहते हैं। और ये जो स्पेलिंग है एट्रोशियस की, ये भी इनकरेक्ट है। एट्रोशियस की करेक्ट स्पेलिंग में सिंगल टी आता है, डबल टी नहीं आता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जाने से पहले, अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैडम जी से पूछना पड़ेगा, मैडम जी नाराज हो जाएंगी नहीं तो। ओह, मैडम जी कह रही हैं बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है, बी अटायर, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये ग्रामर का क्वेश्चन है। ही डैश रन अवे बिफोर आई मेट हिम। ये वाले क्वेश्चन तो आपने ग्रामर में ज़रूर पढ़े होंगे। आपके 6th और 7th में जब आपको टेंसेस पढ़ाए गए होंगे, तब आपके टीचर्स ने जरूर बताए होंगे कि बिफोर से पहले कौन सा टेंस लगता है, बिफोर के बाद में कौन सा टेंस लगता है। तो मैं आपको हिंट दे दूँगा, अगर दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हुए हों और दोनों तरफ वर्ब का यूज़ करना हो, तो बिफोर के बाद में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और दूसरी तरफ आपके पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पता है तो आप फटाफट पता लगा सकते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए टाइम ख़त्म हो रहा है और ये आपका समय खत्म। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो रूल्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसमें कहा जाता है कि उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। तो हैड
रन, ये बिल्कुल सही है, ही हैड रन अवे बिफोर आई मेट हिम। तो ग्रामर की मैडम जी आप बता दीजिए क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है, ग्रामर की मैडम जी ने कह दिया कि ये आंसर बिल्कुल सही हुआ। तो इस तरह से आपके ये 10 क्वेश्चंस पूरे हुए। तो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये क्विज़? इसको और बेहतर बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स दें ताकि हम इन चीज़ों को और बेहतर बना सकें और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी हेल्प कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और वॉचिंग करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये वीडियो, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी सजेशंस मिल सकें कि किस तरह से हम इसे बेहतर बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ में नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दीजिए, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, आखिर हम तक मैसेज पहुंच जाएगा। तो ये था इंग्लिश वाला मास्टर आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।